डियर स्टूडेंट्स, लास्ट क्लास हमारी सिग्निफिकेंट नंबर यानी सार्थक अंकों की हो चुकी थी और अब हम एक नए टॉपिक पर बढ़ रहे हैं जिसको हम मोलर मास, एटॉमिक मास, मॉलिक्यूलर मास। मास का मतलब आपको पता है द्रव्यमान होता है, ठीक। इसका मैंने हिंदीकरण कर रखा है। मोलर द्रव्यमान है, परमाणु भार है, अणु भार है। अगर मैं कहूँ कि आपकी केमिस्ट्री की शुरुआत आज की क्लास से होती है तो यही सत्य है। प्रॉपर क्लास आज से स्टार्ट होती है। अभी तक का हिस्सा जो है उसका केमिस्ट्री से डायरेक्ट लिंक नहीं है। केवल ये है कि कुछ बेसिक हमको शुरुआत करनी होती है तो वो फिजिक्स में भी वैसे ही आता है और केमिस्ट्री में भी वैसे ही आता है, लेकिन अब जो चीज़ें हैं वो प्रॉपर केमिस्ट्री में आएंगी। तो इसके लिए पहले तो आप सभी से यही कहना है मेरा कि आप लोग बेहद अच्छी तरह से इन टॉपिक्स को तैयार कीजिए। इनका कोई उद्देश्य ऐसा नहीं है कि यूट्यूब पर हमें पॉपुलैरिटी बढ़ानी है, अपना कोई एक तरह से योग्यता का प्रदर्शन करना है। वो सब चेकड है पहले से। तो आप लोगों को एक एक पॉइंट बहुत क्लियरली देखना है क्योंकि यहाँ से आपके प्रॉपर भविष्य का निर्धारण होता है। तो आप देखें, आपको एक बात शुरू से पढ़ाई जाती रही है, 6वीं क्लास में आ गई थी, 9वीं में आ गई थी, कि कोई भी पदार्थ जो होता है वो बहुत ही छोटे छोटे बारीक कणों से मिलकर के बना होता है और उन कणों को कहते हैं हम परमाणु। किस नाम से जानते हैं? परमाणु, यानी उनको हम एटम के नाम से जानते हैं। दोबारा सुन लें, प्रत्येक पदार्थ बहुत छोटे छोटे कणों से मिलकर के बना होता है। उन पदार्थों के छोटे छोटे जो कण होते हैं उन्हें हम परमाणु के नाम से जानते हैं, ठीक। अब हमने कहा क्योंकि परमाणु अपने आप में एक पदार्थ ही है। जैसे आप देखें, आपके लिए वातावरण में हमने सुना है कि ऑक्सीजन पाई जाती है, तो वातावरण में तो ऑक्सीजन बहुत सारी है। तो हमने क्या किया, एक ऑक्सीजन ली और एक पात्र में भर ली, एक बलून में, गुब्बारे में भर लिया। अब हम अगर उस ऑक्सीजन में से सबसे छोटे कण को देखें तो वो निकलेगा O के रूप में। तो ये चूंकि पदार्थ का ही कण है, जैसे मैं मान लूँ कि हमने एक मुट्ठी मिट्टी ले ली और मिट्टी के कणों को अलग अलग करें तो पूरी मिट्टी भी जो है भरी हुई वो भी एक पदार्थ है और उसका एक छोटा सा कण भी क्या है? पदार्थ। तो परमाणु एक्चुअल में क्या है? सबसे छोटा पदार्थ है, एक स्मॉलेस्ट पदार्थ है। और पदार्थ कैसे कहते हैं तो उसकी हमने शुरू में परिभाषा पढ़ी थी। पदार्थ वे प्रजातियां हैं जिनका द्रव्यमान होता है, कुछ ना कुछ उनमें भार होता है। तो इसका मतलब परमाणु होगा, उसमें कुछ ना कुछ भार अवश्य रूप से होगा, उसका कुछ ना कुछ द्रव्यमान अवश्य रूप से होगा। मैंने आपको एक बात बताई थी, वैसे भार और द्रव्यमान अलग अलग चीज़ें हैं। फिजिक्स में आपका ये चीज़ डिस्कस हो जाएंगी, कभी मैं भी बता दूंगा। जैसे चलो मैं आपको बता देता हूँ क्या है द्रव्यमान और भार में अंतर। जैसे एक है हमारे पास W बराबर mg, एक सूत्र है W बराबर mg। आप लोगों का वजन आता है, जैसे मान लीजिए किसी का वजन होगा 52 kg, ठीक। तो वो 52 kg को अगर आप अंतरिक्ष में तोलेंगे जहाँ पर कोई गुरुत्वाकर्षण नहीं है, पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण हमको खींचता है, इस वजह से ये जी का एक्स्ट्रा मान लगता है। जी को कहते हैं गुरुत्वीय त्वरण। इसका मान लगभग 9.8 और गणनाओं में हम 10 काम में ले लेते हैं, ठीक। तो यहाँ पे जो W है वो तो है हमारा वजन यानी भार, और M है ये है द्रव्यमान। तो हमारा द्रव्यमान कितना निकला? 5.2। तो हमारा द्रव्यमान तो हो गया 5.2 और भार हो गया 52। तो जब हम द्रव्यमान में गुरुत्वीय त्वरण का गुणा कर देते हैं, गुरुत्वाकर्षण त्वरण का गुणा कर देते हैं, तो हमारा भार निकलता है, वेट निकलता है, समझे। लेकिन केमिस्ट्री में चूंकि शब्दों का बहुत ज़्यादा मर्यादा नहीं रखी गई है तो आप द्रव्यमान भार दोनों को समान रूप से काम यहाँ पे ले सकते हो। फिजिक्स में थोड़ा ध्यान रखना है, भार का है द्रव्यमान एक ही बात है। अब आप ध्यान दें, हर एक परमाणु का एक निश्चित द्रव्यमान या निश्चित भार होता है। आवर्त सारणी में आप लोगों ने लास्ट 10वीं क्लास आपने पढ़ी है, तो 10वीं क्लास में 5वां चैप्टर था या कौन सा था, वहाँ पे एक आवर्त सारणीय तत्वों का वर्गीकरण होता था। उस वर्गीकरण में आपको जो तत्व बताए गए थे, बहुत सारे तत्व थे। हाइड्रोजन है, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, ये सब तत्व ही परमाणु कहलाते हैं। किस नाम से जानते हैं? परमाणु। और परमाणु में आपको ये चीज़ भी सिखाई जाएगी, हालांकि मैं दूसरे चैप्टर में है वो अपना, तो वहीं सिखाऊंगा कि एक परमाणु जो होता है वो 3 चीज़ों से बनता है, प्रोटॉन से, इलेक्ट्रॉन से और न्यूट्रॉन से, ठीक। तो हम लोग मान लीजिए अगर किसी आपसे कहा जाए पेड़ का द्रव्यमान या वजन ज्ञात कीजिए, तो आप कैसे ज्ञात करेंगे पेड़ का द्रव्यमान या वजन? तो आप ज्ञात करेंगे पेड़ की पत्तियों का वजन, पेड़ में फल लग रहे हैं तो फलों का वजन, उसकी टहनियों का वजन,
उसके तनों का वजन, उसकी जड़ का वजन। ठीक, तो इसका मतलब पेड़ के जितने भी अंग हैं उनके अलग अलग अंगों का वजन ले लीजिए और सबको जोड़ दीजिए, तो बोलिए पेड़ का पूरा भार आ जाएगा। ऐसे ही परमाणु 3 चीज़ों से मिलकर बना है, प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन और न्यूट्रॉन। जितने प्रोटॉन हैं उनका वजन प्लस इलेक्ट्रॉनों का वजन प्लस न्यूट्रॉन का वजन, इन तीनों को अगर जोड़ दिया जाए तो आपके पास किसका वजन आ जाएगा? पूरे परमाणु का वजन आ जाएगा। लेकिन अगर हम पूरे पेड़ का वजन, मान लीजिए हमारे पास बैठा 1200 केजी, कितने किलो का पेड़ बैठा? 1200 केजी का। पत्तियां इसमें से कितनी रहेंगी? मुश्किल से आधा किलो के आसपास पत्तियां बैठी। तो बोलो 1200 किलो में अगर हम पत्तियों का वजन नहीं भी जोड़ते तो कोई खास फर्क पड़ता क्या? आधा किलो 1200 किलो की तुलना में कैसा है? नगण्य है। ठीक ऐसे ही जो प्रोटॉन होते हैं उनका वजन होता है, न्यूट्रॉन का होता है, लेकिन इलेक्ट्रॉनों का वजन जो होता है बेहद कम होता है। इसलिए इसके वजन को क्या मान लिया गया है? नगण्य मान लिया गया है। क्या माना है इसका वजन? नगण्य। तो अब किस किस का वजन रह गया? प्रोटॉन का, न्यूट्रॉन का। तो असल में जो परमाणु का भार होता है, परमाणु का जो वजन होता है, वो किस किस के योग के बराबर होता है? प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के। ये सब चर्चा हम बाद में करेंगे, अभी हमारा ये चर्चा का विषय नहीं है। बस मैंने आपको बता दिया कि परमाणु भार क्या होता है। फिर से सुन लें एक बार। हर एक पदार्थ छोटे छोटे परमाणुओं से मिलकर बना है। परमाणुओं का अपना एक निश्चित द्रव्यमान होता है, निश्चित भार होता है, वह परमाणु के प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के योग के बराबर होता है। अब आपको क्या करना है कि कई बार ऐसा है कि केमिस्ट्री में हर चीज़ समझाई तो जाती है, लेकिन कुछ कुछ उनको याद भी करना पड़ता है। क्योंकि आपको अगर ये याद नहीं करते कि आपके साहब हाइड्रोजन का सूत्र प्रतीक क्या है, मैंने कहा H, आपका समझ में आ गया, लेकिन आपको याद भी रखना है कि इसका प्रतीक H है। अब आपके पास कुछ परमाणु मैंने दिए हैं, वैसे तो लगभग 118 के आसपास तत्व खोजे जा चुके हैं, लेकिन फिर भी ये तत्व वैसे हैं जो हमारे लगभग बहुत ज़्यादा उपयोग में आते हैं और इनसे आपकी पूरी पार पड़ जाती है। इन सब के मैंने भार लिखे हुए हैं, आपको ये आप जब आप वीडियो देखें तो वहाँ पे आप एक कॉपी के अंदर नोट कर लें और इन भारों को याद करें। हाइड्रोजन का परमाणु भार 1 है, हीलियम का 4, लिथियम का 7, और इस तरह से आप देख सकते हैं सभी के परमाणु भार आपके पास दिए गए हैं। ठीक, कॉपर का 63.5, जिंक का 65, Fe का 56 है, कैल्शियम 40, पोटेशियम 39, क्लोरीन 35.5। परमाणु भार पॉइंटों में भी आ सकते हैं, थोड़ा बहुत अंतर आ जाता है पॉइंटों का, और बिना पॉइंट के भी आ जाते हैं। तो इस प्रकार से आपको कुल मिलाकर के ये परमाणु भार याद रखने हैं। समझ गए? किसी भी परमाणु के द्रव्यमान को ही क्या कहते हैं? परमाणु भार के नाम से जानते हैं। अब परमाणुओं से मिलकर के क्या बने थे? अणु बने थे। कैसे? जैसे देखिए, एक हाइड्रोजन, दूसरा हाइड्रोजन और तीसरा ऑक्सीजन। कितने परमाणु आपस में मिले? 3, और तीनों से मिलके बन गया H2। क्लियर है? परमाणुओं के निश्चित अनुपात में संयोग से बनने वाली प्रजातियां अणु कहलाती हैं। भिन्न 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 हो, समान प्रकार के हो सकते हैं। जैसे देखिए N + N क्या बन जाएगा? N2। तो इस प्रकार से आप देख सकते हैं परमाणुओं से अणु बने। तो जैसे परमाणुओं का भार होता है वैसे ही किसका हो जाता है? अणुओं का भी भार हो जाता है। यहाँ देखिए हाइड्रोजन का भार कितना है? 1, दूसरे हाइड्रोजन का 1, और ऑक्सीजन का कितना है? 16। तो जल का भार कितना हो गया? 16 और 1 17 और 1 18। तो भार आ गया है इसका 18। क्लियर है? तो ये वाला जो भार है ये किसका है बोलो? ये तो किसका है? एक परमाणु का, और ये किसका है? 18, इसका जल का यानी अणु का। तो चाहे हम परमाणु भार लें चाहे अणु भार लें, NaCl, जैसे आपसे कहें नमक का सूत्र क्या है, तो आप कहेंगे NaCl। तो ये अणु तो है लेकिन संग में एक सूत्र भी है, फार्मूला है, नमक का फॉर्मूला। तो देखिए सोडियम का देखें यहाँ कितना है? 23, और क्लोरीन का कितना है? 35.5। दोनों को जोड़ेंगे तो आ जाएगा 58.5। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि ये आ गया हमारे पास सूत्र भार। अणु भार तो कहेंगे ही कहेंगे, लेकिन ये चूंकि एक सूत्र था तो इसको हम फॉर्मूला मास या सूत्र भार या अणु भार के नाम से जानते हैं। अब किसी भी चीज़ का, अब हमारे पास 3 चीज़ आ गई, परमाणु भार आ गया, अणु भार आ गया, सूत्र भार आ गया। और देखें, अब ये तो आपको लिखना ही है, मैं कुछ और बता देता हूँ इसमें। ये देखिए आपके पास लिखा हुआ है Na+ या लिखा हुआ है Cl-। तो एक बात ध्यान रख लें, किसी भी परमाणु पर कितना ही तो प्लस आ जाए और कितना ही उस पर माइनस आ जाए, उसके परमाणु या अणु भार पर कोई फर्क नहीं पड़ता है।
ठीक है, दोबारा सुन लें, किसी पर प्लस या माइनस आवेश आने से उसके परमाणु भार पे फर्क नहीं पड़ता। यानी सोडियम जो है उसका भी कितना है 23 और Na+ का भी कितना रहेगा 23। क्लोरीन का भी 35.5 है और Cl- का भी कितना है 35.5। S-2, ठीक। सल्फर का कितना दे रखा है 32 और S-2 का भी कितना रहेगा 32। तो इससे आप बात समझ गए होंगे मेरी कि क्या क्या चीज़ें हमारे पास, ये क्या चीज़ हैं जिन पर आवेश लगा रहता है, प्लस या माइनस लगा रहता है, उनको कहते हैं आयन। किस नाम से जानते हैं? आयन। ये है परमाणु भार, H2O का आया था अणु भार, ये हो गया सूत्र भार और ये हो गए आयन भार। क्या चीज़ है ये? आयन भार। तो चाहे परमाणु भार हो, चाहे अणु भार हो, चाहे सूत्र भार हो और चाहे आयन भार हो, सभी प्रकार के भारों को मिला जुला करके क्या कहते हैं? मोलर द्रव्यमान। किस नाम से जानते हैं? मोलर द्रव्यमान। तो आजकल जो शब्द काम में लिया जाता है, परमाणु के लिए परमाणु भार ले सकता है, अणु के लिए अणु भार ले सकता है, लेकिन संग में मोलर द्रव्यमान या मोलर भार सर्वाधिक प्रयुक्त किया जाने वाला शब्द है। तो अणु भार, परमाणु भार, किसी भी प्रकार का भार हो उसका मतलब मोलर द्रव्यमान। क्लियर? तो ये सब आपके पास परमाणु भार हो गए। अब आपको क्या करना होता है, बहुत सारी कैलकुलेशंस आपको करनी पड़ेंगी अब धीरे धीरे आगे के टॉपिक्स में, और न्यूमेरिकल का भी चैप्टर है तो आपको करना ही पड़ेगा। तो आप लोगों को पहले शुरुआत में परमाणु भार तो याद करने जो पता है, अब आपको अणु भार निकालना पड़ता है। तो आपको तरह तरह के क्वेश्चंस में, जैसे आपसे कह दिया एल्यूमिनियम सल्फेट, तो ये बन गया हमारे पास एल्यूमिनियम सल्फेट, ठीक है। FeSO4 फेरस सल्फेट, इसके अलावा सोडियम सल्फेट है Na2SO4, और इसके अलावा हो गया MgCl2, ठीक। इसके अलावा SiCl4। ऐसे न जाने कितने सारे एग्जाम्पल्स आपके, मैं कुछ और ले लेता हूं, जैसे O2, N2, ऐसे दुनिया भर के आपके एग्जाम्पल है, KCl। ये सब आप देख रहे हैं एक अकेले परमाणु से तो है नहीं, ये सब क्या है? अणु है। अणु का मतलब है जिसमें एक से अधिक परमाणु। देखो 2 एल्यूमिनियम आ गए, 3 सल्फर आ गए और 12 क्या हो गए? 4 × 12 ऑक्सीजन हो गए। तो बहुत सारे परमाणु, तो परमाणु से मिलकर के जो संरचना बनी उसे कहेंगे अणु। अब आपसे पूछा कि इनका मोलर द्रव्यमान ज्ञात कीजिए, तो आपको क्या करना है, जितने हिस्से उनका खंड खंड कर दीजिए, यानी उनको टुकड़े कर करके लिख दीजिए, यानी आपका उत्तर निकलेगा परमाणु द्रव्यमान से। तो आप देखें जो लिस्ट आपके पास दे रखी है उसको आप कागज़ों पे लिख सकते हैं, उसको आप कॉपी में नोट करें। तो आप देखिए सबसे पहले 2 एल्यूमिनियम कितने हैं? 2। एक एल्यूमिनियम का होता है 27, तो 2 × 27, ठीक। प्लस सल्फर कितने हमारे पास? 3, ये बाहर का, तो 3 × 32 हो गया। प्लस ऑक्सीजन हो गए 4 × 3 12 और ऑक्सीजन का होता है 16, ठीक। तो ये हमारे पास, हमने इनके सबके भार लिख लिए। दोबारा देख लें, एल्यूमिनियम 2 है तो 2 × 27, सल्फर 3 हो गए 3 × 32, 4 × 3 12 12 × 16 करके देख लेंगे। 27 दूने 54, ये 96 प्लस 195, ठीक है। तो ये आ गया हमारे पास, सबको जोड़ लीजिए, जो भी आपके पास आंसर आता है। 6 और 4 10 और 2 12, हाँ से देख, 9 और 1 10, 10 और 9 19, 19 और 5 24, 24, तो आंसर आ गया आपके पास 342। तो इसका अणु भार कितना हो गया? 342। इसका मोलर द्रव्यमान कितना हो गया? 342। Na2SO4 देखिए कितना है? 2 सोडियम, तो 2 × 23, 23 क्या है? सोडियम का। सल्फर 1 है तो 32, ऑक्सीजन 4 × 16 हो गया। मैग्नीशियम देखिए, मैग्नीशियम का होता है 24 प्लस 2 × 35.5, कितना आ जाएगा? 24 प्लस 71, जोड़ देंगे 4 1 5 और 7, बोलो निकाल सकते हैं। सिलिकॉन 28 × 28 प्लस 4 × 35.5, तो आपका जो भी उत्तर आता है आप निकाल सकते हैं। O2 है। अब आपसे कहा जाए कि ऑक्सीजन का मोलर द्रव्यमान ज्ञात कीजिए,
तो आप ध्यान दें, ऐसे केसों में आपके पास बड़ा चक्कर पड़ता है। अगर उसने केवल कहा है ऑक्सीजन का मोलर द्रव्यमान ज्ञात कीजिए, तब तो केवल आपको O का निकालना है, और O का कितना होता है 16। लेकिन उसने कहा ऑक्सीजन गैस का ज्ञात कीजिए, तो ऑक्सीजन जब गैस बनती है तो किस रूप में पाई जाती है, O2 के रूप में। तो अब कितना हो जाएगा 16 दूने 32। सेम ऐसे ही नाइट्रोजन का कहे, नाइट्रोजन का मोलर द्रव्यमान तो कितना है 14, और नाइट्रोजन गैस का कितना है 28। समझ गए? तो ये हमारे पास अणु भार परमाणु भार निकालने का तरीका है, आप लोगों के लिए बेहद आवश्यक है। तो आप हर हालत में ये अणु भार परमाणु भार के कठिन कठिन जितने भी ऐसे एग्जाम्पल, कठिन का तो कुछ है ही नहीं है इसमें, बस आपको तो वो है अगर परमाणु भार याद है तो आप कैसे भी अणु भार को ज्ञात कर सकते हैं। एक एग्जाम्पल मैं लेता हूँ और 2 एग्जाम्पल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के हैं, उनको देख लेते हैं। ग्लूकोज जो होती है उसका सूत्र होता है C6H12O6। इसी प्रकार यूरिया जो होती है उसका सूत्र है NH2C+O NH2। अब आपसे कहा गया कि आप इसका मोलर द्रव्यमान ज्ञात कीजिए, अणु भार ज्ञात कीजिए। बोलो कितने हैं? कार्बन 6, कार्बन का परमाणु भार है 12, हाइड्रोजन 12, परमाणु भार 1, ऑक्सीजन 6, परमाणु भार 16। कितना आ जाएगा? 12 छिक्के 72, 72 12 प्लस 16 छिक्की 96। आंसर आएगा आपका 180। ठीक, 6 2 8 और 2 10, 0 1 9 और 1 10 और 11 11 और 7 18। ऐसा देख लेते हैं। नाइट्रोजन की संख्या देखते हैं कितने, 1 2, तो 2 गुणा 14। हाइड्रोजन देखिए 2 और 2 4, 4 गुणा 1, कार्बन 1 और ऑक्सीजन 1। देख सकते हैं कितना आ रहा है, 14 दूने 28, 4 32, 32 और 12 44, 44 और 16 60। तो ये आ जाएगा आंसर 60। तो आप देख सकते हैं कितना भी छोटा अणु हो या कितना भी बड़ा, CO2 है, कैसे निकालेंगे? 12 प्लस 2 गुणा 16, तो कितना आ जाएगा? 12 प्लस 32 बराबर 44। तो आप लोग हर हालत में इनकी प्रैक्टिस कर लीजिए। परमाणु भार अणु भारों की, मोलर द्रव्यमान की, आप सारी बात समझ ही गए हैं। पदार्थ छोटे छोटे परमाणुओं से मिलकर बना है, परमाणुओं का परमाणु भार होते हैं। परमाणु जब आपस में मिल जाते हैं तो उनसे अणु बनते हैं या सूत्र बनते हैं। अणु और सूत्रों का योग जो कहलाता है, अणु का जो भार है वो अणु भार, सूत्र का सूत्र भार। सभी प्रकार के भारों को हम मोलर द्रव्यमान या फिर मोलर भार के नाम से जानते हैं, मोलर मास कहते हैं। तो आज की क्लास के लिए इतना ही। आप अच्छे से इन चीज़ों को देख लीजिए और अगली क्लास में हम धीरे धीरे, अब जैसे ये हो गया तो अब हम आगे मोल कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे जो सबसे इम्पोर्टेंट है पूरी केमिस्ट्री की बेस का, एक तरह से वो कह सकते हैं नींव का पत्थर। अगर वो आपको नहीं आया तो इसका मतलब आप केमिस्ट्री में कुछ भी नहीं सीख सकते। तो अगले चरण में हम मोल कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे तब तक, लेकिन इसके बिना वो सब संभव नहीं है। आप अणु भार परमाणु भार दोनों में ही अपना हाथ क्लियर कीजिए। थैंक यू।